आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की क्लास 12th के इतिहास का प्रथम अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। 12th की भारतीय इतिहास का पहला अध्याय है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। हमारा इतिहास, भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास गौरवशाली रहा है। उस गौरवशाली इतिहास के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। जब भारत की हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास का उल्लेख विष्णु पुराण में आता है, जिसमें बताया गया है कि समुद्र के हिंद महासागर के उत्तर में और बर्फीले हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारत है और वहाँ निवास करने वाले लोग भारतीय हैं, भारत की संतति है। हम सब भारतीय लोग हैं, अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच का भूखंड, हिंद महासागर और हिमालय के बीच का भूखंड भारत है और वहाँ के निवासी भारतीय हैं। जब भारत के अतीत की वैभवपूर्ण की बात करते हैं, सबसे पहले आता है भारत का इतिहास। तो अगर जब आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इतिहास किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। इतिहास क्या है, इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है, इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है, इतिहास का किन उद्देश्यों के लिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है, उद्देश्य क्या है, इतिहास जब लिखा जाता है तो किस आधार पर लिखा जाता है। ये कुछ बातें, मूलभूत बातें होती हैं जिनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 12th क्लास में इतिहास सब्जेक्ट लिया तो आपसे कोई भी पूछेगा तो आपको इतिहास किसे कहते हैं, क्या है इतिहास। तो सामान्यतः इतिहास जो शब्द है वह 3 शब्दों से बना है, इति, ह और आस। अर्थात इसका अर्थ होता है कि ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, अर्थात इतिहास ऐसा ही हुआ और ऐसा ही हुआ, दोनों में अंतर है। ऐसा हुआ और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ मतलब कुछ प्रमाण है। तो इतिहास में, इतिहास की पुनर्रचना में या हम इतिहास लिखते हैं, जब हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं तो हम इतिहास के पुनर्निर्माण में जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वह इतिहास में प्रमाण होते हैं। इतिहास में प्रमाण कह सकते हैं उन्हें साक्ष्य कह सकते हैं, उन्हें स्रोत कह सकते हैं, तथ्य कह सकते हैं, स्रोत कह सकते हैं, जिनसे हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। उनका प्रयोग होता है जब हम उन बातों को इतिहास में रखते हैं। अगर कोई भी घटना, जिस घटना का कोई प्रमाण नहीं हो, साक्ष्य नहीं हो, तथ्य नहीं हो, वह इतिहास नहीं है। इतिहास में साक्ष्य, तथ्य, स्रोत का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इतिहास किसे कहते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं कि अतीत की वे सारी घटनाएं, अतीत की वे घटनाएं या विशेष घटनाएं, वे घटनाएं जिनका प्रमाणिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके, इतिहास कहलाती है।
इतिहास अतीत की वे घटनाएं जिनका कर्मिक क्रमबद्धता होनी चाहिए, काल समय होना चाहिए, किस समय की घटना, प्रमाण होना चाहिए, प्रमाणिक, जिन घटनाओं का प्रमाणिक और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है वह ही इतिहास है। उन घटनाओं को इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। अतीत की मानव संस्कृति का अध्ययन करना, मानव संस्कृति का अध्ययन करना इतिहासकार का उद्देश्य होता है। इतिहासकार का उद्देश्य होता है कि मानव की जो भी सांस्कृतिक विरासत रही है उसकी सांस्कृतिक विरासत क्या रही है, उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करने का उद्देश्य होता है एक इतिहासकार का। इतिहास, जब हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं तो हम उनमें पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए हमें पूर्वाग्रहों से दूर हटकर इतिहास का निर्माण करना चाहिए। इसलिए इतिहासकार का एक मूल मंत्र होता है, जब इतिहासकार इतिहास का पुनर्रचना करता है तो उसका मूल मंत्र होता है कि जब भी वह कुछ भी अगर वह लिखता है तो उसमें कहा गया है उसके लिए नामूल लिख्यन्ते किंचित, अर्थात बिना मूल के, बिना आधार के, बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्यों के, बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। इतिहासकार का मूल मंत्र है साक्ष्यों के आधार, प्रमाण के आधार पर जो घटनाएं हैं, जो तथ्यों पर साबित होती है, जिसमें क्रमबद्धता है, काल निर्धारण है, प्रमाण है, वही घटनाएं इतिहास है। इतिहास की जब पुनर्रचना करते हैं, जब हम भारत के वैभवपूर्ण अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले उनकी जानकारी के स्रोत क्या है। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, कार्य के स्रोत कौन से हैं? स्रोत, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत की हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं नंबर 1 साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जितना भी हमारे देश में साहित्य की रचना की गई, जितनी किताबें लिखी गई हैं, जिन पर जिनके प्रमाणिक विश्वसनीय तत्कालीन टाइम में जो भी समय में जो पुस्तकें या साहित्य रचा गया है उसको हम साहित्यिक स्रोत की में शामिल करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में जो पुराने अवशेष है, पूरा अवशेष है, उनको शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम इतिहास में साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आते हैं उनका अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, फिर धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य, तीसरा था वंशावलियां। वंशावलियां, धार्मिक साहित्य जिनकी रचना धर्म, जिसका संबंध धर्म से हो, जिस साहित्य का संबंध धर्म से हो वह धार्मिक साहित्य है। तो प्राचीन भारत के अंदर सर्वाधिक जो ग्रंथ रचे गए हैं उनका संबंध धर्म से है और उन धार्मिक ग्रंथों में
हमारे राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारियां प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। हम उनसे हमें हमारे वेदोपूर्ण इतिहास की, गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य में सर्वप्रथम हम जो अध्ययन करते हैं उनमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। कौन से ग्रंथ आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, धार्मिक साहित्य में सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले आते हैं वेद। वेद आपको पता है 4 वेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद। 4 वेद। 4 वेद ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले 4 वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। देवताओं की स्तुति मंत्र मिलते हैं। 1028 मंडल है, मंत्र 10 मंडल है। सामवेद इसमें गेय पद्य में, गेय भाषा में कि मंत्रों का उच्चारण के संगीत से संबंध है। यजुर्वेद कर्मकांड, रीति रिवाज। अथर्ववेद के विषय विविध हैं। तो ये 4 वेद हैं जिनसे हमें उस समय के धार्मिक आयोजन किस प्रकार से होते थे, कृत्य किस प्रकार, कर्मकांड, मंत्र जानकारी इनसे मिलती है। वेदों पर आधारित वेद के भाग हैं 4 वेद के भाग है, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे पहले संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है। उपनिषद ये भाग है। संहिताओं में इन वेदों की व्याख्याएं की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ इनसे संबंधित कुछ जानकारी ब्राह्मण ग्रंथों में। आरण्यकों में, अरण्य जंगल है, जंगल में बैठकर जो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया उनका संबंध, और उपनिषद में गुण और नैतिक आचरण के नियम। आरण्यकों में दार्शनिक विचारों पर चर्चा की गई। तो इनके भाग है, इनके ही संबंध है वेद। इनके बाद उपवेद। ये वेद, वेदों के बाद जिनकी रचना की गई है वह है उपवेद। उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ये इनके उपवेद हैं। वेद, वेदों से संबंधित उनके उपवेद और ये भाग। इनमें ऋग्वेद का संबंध, इनका संबंध इनसे है, इनसे हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। वेदों के बाद इनको सही ढंग से समझने के लिए, क्योंकि हम आज अगर देखें तो हमें संस्कृत हमारी देववाणी रही है, बहुत मूल्य भंडार रहे हैं संस्कृत में लिखे गए जो ग्रंथ हैं, जैसे वेद भी संस्कृत में लिखे गए हैं, तो अथाह भंडार है, ज्ञान का कोश है वेद।
अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन इन वेदों को, उन मंत्रों को सही ढंग से समझना और उन्हें उच्चारित करना निसंदेह बहुत मुश्किल कार्य है। आज हम हमेशा गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बोलते हैं, मंत्र उच्चारण भी सही ढंग से नहीं कर पाते, कोई नहीं। लेकिन क्या हमें उस गायत्री मंत्र का अर्थ आता है, उसको हम समझ पाए कि वो क्या, उसका अर्थ क्या है? नहीं समझ पाते, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। किसकी? वेदांगों की रचना हुई। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग, 6 वेदांग, ताकि हम वेदों को सही ढंग से समझ सकें। वेदांग 6: शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग के बाद पुराणों की रचना हुई। पुराणों की संख्या आपको पता ही है, 18 पुराण है। सबसे प्राचीन जो पुराण है वह मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण प्राचीन है, सबसे प्राचीन, ये ध्यान रखना। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। पुराणों के बाद या पुराणों जो अगले ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं जिसमें शामिल है, उनमें आता है स्मृति साहित्य, ठीक है। पुराणों में अगर देखें तो कोई भी 2 पुराणों का नाम याद रखना, मार्कंडेय हो सकता है, ब्राह्मण पुराण हो सकता है, मत्स्य पुराण। स्मृति साहित्य है। स्मृति साहित्य में हमारे उस तत्कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, नीति, नियम, कानून, कायदों की बहुत सारी जानकारी स्मृति साहित्यों में मिलती है। किन्हीं भी 2 स्मृतियों का नाम आपको याद होना चाहिए। याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनुस्मृति, 2 महत्वपूर्ण स्मृति हैं, ठीक है। तो स्मृति साहित्य में भी ढेर सारा ज्ञान भरा पड़ा है, हमारे अतीत का, इतिहास की जानकारी का। अगला है महाकाव्य। महाकाव्य कौन से 2 महाकाव्य हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, रामायण और महाभारत। कौन से? रामायण और महाभारत हमारे 2 महाकाव्य हैं। इन रामायण और महाभारत में हमारे समाज, धर्म, नैतिक नियम, आदर्श, रीति रिवाज, परंपराओं की जानकारी मिलती है। तत्कालीन सामाजिक स्थिति की, नीति नियमों की, कानूनों की, रीति रिवाज की, परंपराओं की, खान पान की सारी जानकारी हमें, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आज थोड़ा मौसम ठीक है। इतिहास की जो जानकारी के स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं तो बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ब्राह्मण साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है, ये ध्यान रखना है, पाली भाषा में लिखा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के हिसाब से कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया। प्राचीन बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक का मतलब सामान्यतः टोकरी होता है, ठीक है। जिन टोकरियों में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें पिटक कहा गया है। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक।
3 त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बताई गई है इसमें कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, उनके विचार क्या है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा है। विनय पिटक, विनय नियम आचरण, तो बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के नियम है। बौद्ध भिक्षु जो भी हैं, भिक्षुओं के आचरण के नियम है, आचरण के नियम है। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, दार्शनिक व्याख्या है अभिधम पिटक में। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के जो जानकारी के स्रोत हैं उनमें जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं, जातक ग्रंथ हैं। ये जातक ग्रंथ सामान्यतः महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ये जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित घटनाओं, घटनाओं का वर्णन है। इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के घटनाओं का वर्णन है। ये संख्या में लगभग 500 550 के लगभग है, 550 इनकी संख्या है। इनसे तत्कालीन जो समाज है, तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र की जानकारी इसमें मिलती है। जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध से पूर्व जन्मों से संबंधित, उनके अतिरिक्त भी कुछ ग्रंथ हैं जिनमें जैसे मिलिंद पन्नो है, मिलिंद पन्नो महत्वपूर्ण एक बौद्ध ग्रंथ है। राजा मिलिंद और नागसेन के बीच वार्तालाप का बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। एक ग्रंथ है दीप वंश, महावंश, ये बौद्ध धर्म के जानकारी के ग्रंथ हैं। साथ ही इन्हीं से हमें उस समय की राजनीतिक, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी उपलब्ध होती है। मिलिंद पन्नो में उस समय राजा मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप है, उस समय की जो भवन स्थापत्य कला है, भवनों की स्थिति है, साम्राज्य विस्तार है, उनकी हमें इसमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त भी बौद्ध ग्रंथ में बहुत सारे संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। संस्कृत भाषा के ग्रंथों में सामान्यतः हम देखें तो ललित विस्तार है, ठीक है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, मंजूश्री मूलकल्प, आशु घोष द्वारा रचित सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, जैसे कई ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। इसके बाद जब हम आते हैं तो ये बौद्ध साहित्य के बाद हमारे साथ आते हैं जैन साहित्य, जैन ग्रंथ या जैन साहित्य। जैन साहित्य
प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। जो प्राचीन जैन ग्रंथ है, साहित्य है, वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है, और ब्राह्मण साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है कि आगम साहित्य। जैन साहित्य को आगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। जैन साहित्य को हम सामान्यतः 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 एक नंदी सूत्र में विभाजित किया गया है। ये सामान्यतः प्राकृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत भाषा में भी जैन साहित्य लिखा गया है। संस्कृत में परिशिष्ट पर्वम, भगवती सूत्र, बहुत सारे संस्कृत भाषा में भी जैन साहित्य की रचना हुई है। संस्कृत ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवती सूत्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन साहित्य का, ठीक है। चरित्र, भद्र बाहु चरित्र, ठीक है। कल्प सूत्र, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दे रखी है, हमने पहले पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें हम 16 महाजनपद व्यवस्था पढ़ेंगे। उनमें से जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों की। भद्रबाहु चरित्र, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की जानकारी भद्रबाहु चरित्र से मिलती है, ठीक है ना। तो ये जैन साहित्य है जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से हमें जैन साहित्य से हमारे इतिहास की जानकारी उपलब्ध होती है। जैन साहित्य के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास विदेशी साहित्य आता है। कौन सा? विदेशी साहित्य, विदेशी विवरण जो विदेश से आए। सबसे पहले आता है यूनानी। यूनानी लोग जो भारत में आए, चाहे वो प्लिनी हो, स्ट्रेबो हो, एरियन हो, प्लूटार्क हो, ठीक है ना, बहुत सारे यूनानी साहित्य लेखक यात्री भारत आए और उन्होंने अपना भारत का वर्णन उन्होंने किया, ठीक है। यूनानी साहित्यों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह मेगस्थनीज का, मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका एक पुस्तक है। यूनानी राजदूत, ठीक है, सेल्यूकस का एक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत बढ़िया जानकारी हमें जिस ग्रंथ से उपलब्ध करवाई वह है इंडिका। इंडिका से हमें विदेशी पुस्तक, यूनानी लेखक जिसने हमें नई जानकारी, भारतीय इतिहास की जानकारी दी है। प्लिनी का, टोलेमी का ज्योग्राफी, ठीक है ना। ठीक यूनानी के बाद चीनी साहित्य भी से भी हमें प्रचुर मात्रा में भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। चीनी साहित्यों में हमने देखा कि प्राचीन भारत के जो यात्रा करने वाले जो आए हैं विदेशी यात्री, उनमें सबसे पहला नाम आता है फायान का। जो गुप्त कालीन समाज की जानकारी प्रदान करते हैं। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और लंबे समय तक यहाँ भ्रमण किया, यहाँ के बौद्ध ग्रंथों के, यहाँ के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद यहाँ की गुप्तकालीन समाज संस्कृति की जानकारी देता है। फिर नंबर आता है ह्वेनसांग का।
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और लंबे समय तक भारत में रहा, और भारत में रहने के बाद जब उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में जो प्रयाग कन्नौज में जो सम्मेलन हुए उसकी अध्यक्षता भी की। भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था चीनी यात्री, जिसने एक लंबी जानकारी हमारे को उपलब्ध करवाई और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उसने भ्रमण किया। सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि इसीलिए इसे यात्रियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार के नाम से शीयू की इनकी पुस्तक है, लंबे समय तक ये। इसके अतिरिक्त इत्सिंग भी एक चीनी यात्री था जिसने भी भारत के इतिहास की जानकारी प्रदान की। चीन के बाद नाम आता तिब्बती ग्रंथों की, जिसमें एक नाम आता है तारानाथ लांबा का, जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक, तंग्यूर नामक ग्रंथ में भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान की। इसके बाद आता है अरबी लेखकों की। अरबी लेखक जो अरब प्रदेश से आए, बहुत महत्वपूर्ण, जब भारत एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, गोल्डन बर्ड, यहाँ अथाह खनिज संपदा, सुखी संपन्न लोग, तो विदेशी यात्रियों ने जब इसका वर्णन विदेशों में जाकर किया तो कई अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी इसी लूटपाट के उद्देश्य से भारत आए। तो भारत में जो अरबी जो प्रभाव है उसका बहुत सारा इतिहास पर प्रभाव पड़ा है, अरब पर भी पड़ा और अरब का भारत पर भी पड़ा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अरबी लेखकों में एक सबसे पहला नाम था अल मशूदी का, मिडास ऑफ गोल्ड, अल मशूदी की पुस्तक लिखी हुई है। अरबी के बहुत सारे ग्रंथों में सिलसिला तारीख भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। अरबी लेखकों में चचनामा भी है, जो मुस्लिम लेखकों ने फारसी में, फिर मुस्लिम भारत के यहाँ बस गए, तो अरबी साहित्य से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये एक सिर्फ साहित्यिक जानकारी थी जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी हम सबसे साहित्यिक जानकारी की बात करते हैं, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में आता है ब्राह्मण साहित्य, फिर आएगा बौद्ध साहित्य, फिर आएगा जैन साहित्य, ध्यान रखना जैन साहित्य, फिर यूनानी साहित्य, ठीक है, यूनानी साहित्य, फिर चीनी साहित्य, फिर तिब्बती साहित्य और फिर अरबी साहित्य। इन साहित्यों से हमें, साहित्यिक स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और इन्हीं से संबंधित हमें याद रखना है कि ये साहित्यिक स्रोत हैं जैन साहित्य, और ये विदेशी यात्री है, ये विदेशी वर्णन है, विदेशी यात्री है जिनका वर्णन है, ठीक है। इनके साथ हम धर्मेत्र साहित्य की बात करते हैं। धर्मेत्र साहित्य की ये इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका संबंध धर्म से नहीं होकर ऐतिहासिक संबंध है। इनका इतिहास से संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है, इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है इनमें, जिनका सीधा सीधा संबंध इतिहास से है। उस समय के तत्कालीन समाज, राजा से संबंधित ग्रंथ लिखे गए, वो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इन ऐतिहासिक ग्रंथ में कर्ण की राज तरंगिणी, ठीक है, कर्ण की राज तरंगिणी, हर्षचरित्र, बाणभट्ट की चरित्र, बाणभट्ट, ठीक है ना, जैनक की पृथ्वीराज विजय, ठीक है ना। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इसके साथ ही काव्यात्मक ग्रंथ भी आते हैं,
ठीक है ना, जो कथा साहित्य से संबंधित होता है, व्याकरण से संबंधित होता है। तो व्याकरण से संबंधित भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अमर सिंह का अमरकोश महत्वपूर्ण है। कालिदास के ग्रंथ नाटक जो लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो कथा वो धार्मिक ऐतिहासिक के साथ का व्याकरण और काव्यात्मक कथा नाटक से संबंधित ग्रंथ भी लिखे गए जो धर्मेतर साहित्य में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो काव्य ऐतिहासिक ग्रंथों में शामिल किया जाता है, ये धर्मेतर साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य, साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य हो गए, ये धर्मेतर साहित्य हो गए, ये विदेशी साहित्य हो गया। तो ये इतिहास के साहित्यिक स्रोत आज कंप्लीट होते हैं। कल हम इसी इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे अगली क्लास में।